भाई और बहनों को नमस्कार। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का एपिसोड शराब कैसे छोड़े का तीसरा भाग है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 एपिसोड और आज के एपिसोड को समझकर आप बड़ी आसानी से शराब छोड़ सकते हैं। एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें आपको शराब की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और वो वातावरण आपको शराब जैसी चीज़ों से, दुर्गुणों से दूर रखेगी। साथ ही इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है पिछले 2 एपिसोड और आज के एपिसोड को ठीक से समझने की। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ। यह उदाहरण मेरे एक जानकार की है। वह कई सालों से पीता था और पिछले कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही पी रहा था। वर्किंग डे में वह रोज़े खा पी जाता था, पर छुट्टियों के दिन सुबह से ही पीता था और यही वजह था कि उसके घर में कलह क्लेश रहता था। वह 40-45 हज़ार रुपये कमाता भी था, पर जब आदमी इतना पीने लगेगा तो पैसे की दिक्कत तो हो ही जाएगी और यह भी एक क्लेश का कारण था। फिर शराब तो पानी है नहीं जिसका कोई शरीर पर नुकसान ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो, और ना ही यह शरीर शराब पीने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में जब आदमी शराब पीता है तो उसके शरीर को कष्ट होना लाजमी है। उसे सुख हो ना हो, दुख ज़रूर होता है। वास्तव में हर शराब पीने वाले को यह दुख होता है और हर शराब पीने वाला वास्तव में शराब छोड़ना चाहता है। यह भी एक सच्चाई है और यही सब कारण था कि वह भी शराब छोड़ना चाहता था, पर उसके जीवन की ऐसी कंडीशंस थी, ऐसी स्थिति थी कि आपको लगेगा कि उसका शराब छोड़ना मुश्किल है। जैसे पिछले 2 एपिसोड को अगर आपने ठीक से समझा होगा तो आपने जाना होगा कि शराब छोड़ने के लिए ज़रूरत होती है वातावरण बदलने की, एक ऐसे वातावरण में जाने की जो बिल्कुल नया हो, जिसमें शराब जैसी चीज़ ना हो, जिससे उसके दिमाग को इसकी याद ना आए। उसके बाद अगर वह फिर से उसी वातावरण शहर में जाता है तो अपने पुराने एरिया को छोड़कर नए एरिया में उसे जाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर यहाँ वह अपना ना जॉब चेंज कर सकता था, ना ही उसका जॉब ट्रांसफ़र हो सकता था। उसने मुझे कहा था कि वह छुट्टी भी नहीं ले सकता है, वह अपना घर भी नहीं बदल सकता था। तो ऐसे में मैंने उसकी कैसे मदद की, आप इस चीज़ को समझिए। मुझे ये बात जाननी थी कि उसके जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसकी मदद ली जा सकती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो उस झूठ को सच मानकर मैं तुम्हें हो सकता है कुछ करने को बोलूँ और वह चीज़ काम नहीं करेगा, क्योंकि वह झूठ पर आधारित होगा जो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें सिर्फ सच बतानी है। और उसने भी ऐसा किया। उससे तकरीबन मैंने 1.5-2 घंटे बात किया और मुझे उससे कुछ काम की बातों का पता चला। जैसे वह अपने कलीग्स, मतलब जिनके साथ वह काम करता था, उनके साथ कभी नहीं पीता था और यह एक बड़ी अच्छी बात थी। फिर वह अपने ससुराल में, जो कि उसके घर से 30-35 किलोमीटर दूर था, वहाँ कभी नहीं पीता था। इसका वजह था कि उसके ससुराल वाले ख़ानदानी लोग थे, दारू शराब जैसी चीज़ों से बहुत नफरत करते थे। इसीलिए वहाँ शराब पीने का मतलब था अपनी बेइज्जती करवाना और कलह क्लेश का कारण बनना। और यही वजह था कि वह अपने ससुराल कम ही जाता था। जैसे कोई शादी विवाह हो तो चला गया, किसी की मृत्यु पर चला गया। अपनी वाइफ को भले भेज देता था पर खुद नहीं जाता था। फिर मुझे काम की बात का पता चला कि उसका माँ अपने दूसरे बेटे के साथ उसी शहर में रहती है। हो सकता है कि उनके अपने दूसरे बेटे के साथ रहने का भी कारण शराब ही हो। इस बात पे मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि क्या हो गया है। आज लोगों को एक ही शहर में रहकर लोग अलग अलग रहते हैं। माता पिता मानो बोझ हो गए हैं। सुख के लिए लोग मानो स्वेच्छाचारी हो गए हैं।
इसे उन्होंने आज़ादी का नाम दिया है। एक बात समझ लीजिए, ऐसा जीवन, ऐसी आज़ादी आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। ऐसा जीवन अगर आप जिएंगे तो आपका जीवन दुख निराशा से भर जाएगा। आप एक निम्नतर चरित्र का मनुष्य बन जाएंगे। घर में कलह क्लेश होगा और आपकी संतान गुणहीन होंगी। किसी भी मनुष्य को आज़ादी में नहीं बल्कि संरक्षण में जीना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में जिनके जीवन का अनुभव आपसे अधिक हो और वे आपसे प्रेम करते हों, आपका भला चाहते हों, ऐसे व्यक्ति आपके लिए ईश्वर के समान हैं। इनकी इज्जत कीजिए, इनके संरक्षण में जिए। समझदार व्यक्ति ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उससे कहा कि क्या तुम एक दिन की छुट्टी ले सकते हो? उसने कहा कि हाँ, वह एक दिन की छुट्टी ज़रूर ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उससे कहा कि सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ है, मंडे की छुट्टी ले लो, और फ्राइडे को तुम्हारे यहाँ काम कम रहता है, फ्राइडे को 2 बजे काम निपटा कर ऑफिस से निकल जाओ और ससुराल चले जाओ अपने बीवी बच्चों के साथ। उसके वाइफ से मैंने बात की थी। मैंने उन्हें समझाया था कि इनके शराब छोड़ने में आपको मदद करनी पड़ेगी। घर का माहौल सुख में शांति में रखना पड़ेगा और 6 से 7 बजे तक आप इन्हें भरपेट भोजन करवा दीजिएगा, और यह आपको फ्राइडे से ही करना है और हर रोज़ करना है। जब उसने 4 दिन शराब नहीं पी, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसे अब पहले से बहुत अच्छा लगने लगा और उसमें एक नई आशा का संचार हो गया था। उसे अब लगने लगा था कि जीवन वास्तव में बदल सकता है, और यही कारण था कि उसने अपनी छुट्टी को 3 दिन और एक्सटेंड किया, यानी ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। वह अपने ससुराल में अब कुल 7 दिनों तक रहा। थर्सडे की रात को खाना पीना खाकर घर आया। नेक्स्ट डे फ्राइडे को मैंने उसे समझाया कि देखो, अब तुम फिर से उसी वातावरण में आ गए हो, इसका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, इसीलिए अब तुम्हें शाम को पीने की इच्छा होगी। तुम्हारा छुट्टी 6 बजे हो जाता है। तुम्हें बस इतना करना है कि सीधे घर चले जाना है, जिसमें तुम्हें 20 से 25 मिनट लगेंगे। बस इतना कर लो, इतना पुरुषार्थ कर लो, बस आधा घंटा, बाकी सब हो जाएगा। घर पहुंच जाओ, घर में सब व्यवस्था है। उसने भी ऐसा किया जैसा कि उसने मुझे बताया कि ऐसा करने में उसे अब बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वह लगातार 3 महीनों तक ऐसा करते हुए बिल्कुल भी नहीं पिया। वह एक बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि लोग, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ऐसा करने से लोग बीच बीच में गिरते हैं। 10-15 दिनों में जैसे कभी पी लिया, ऐसा होता है। फिर तकरीबन 2 महीने बाद मैंने उससे कहा कि अपने माँ को अपने पास बुला लो। उसकी वाइफ से मैंने बात की कि हो सकता है अभी आपको अधिक फ्री महसूस हो रहा हो, आप ऐसा सोच सकती हैं कि सास के आ जाने के बाद आप इतना कंफर्टेबल महसूस ना कर पाएँ। तो ये सब सिर्फ आदत की बात है। आपके सास के आ जाने से आपको बहुत लाभ होगा, और यह लाभ आपको कुछ महीनों में दिखने भी लगेगा। आज तकरीबन इस घटना को 2 साल हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि वह अब बिल्कुल भी नहीं पीता है। वह कभी कभार महीने में 1-2 बार पी लेता है। 1 क्वार्टर भी अब उसके लिए अधिक है। तो आप कह सकते हैं कि उसने अब शराब छोड़ दी है। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया। मैंने उससे कहा था कि उन सभी लोगों से तुमको दूर होना है जिसके साथ तुम पहले पीते थे। तो ये मैंने आप लोगों से एक अनुभव साझा किया। अब कुछ बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मैंने एक चीज़ पाया है कि जो लोग शराब छोड़ देते हैं वे अब दूसरे चीज़ें करने लगते हैं। जैसे इस केस में मेरा जानकार, मेरा मित्र ने और उसके वाइफ ने मिलकर ऑनलाइन पोर्टल जैसे
फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेज़न हो गया आदि पर प्रोडक्ट सेल करना चालू किया, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले। और आज वे 50 से 60 हज़ार महीने का प्रॉफिट कमा लेते हैं, जो कि उसकी सैलरी से अधिक है, और उनका धंधा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। कुछ अन्य लोगों ने जिन्होंने शराब छोड़ी, शराब छोड़ने के बाद उन्होंने वे काम चालू किया जिनका ये पैशन था, जो उनका पैशन था। जैसे सिंगिंग करना उन्होंने फिर से चालू किया, ढोलक, तबला आदि बजाना उन्होंने फिर से चालू किया। तो ये चीज़ें फिर से उभरती हैं। ये चीज़ें जिन्हें शराब आदि दबा देता है, मार देता है, ये चीज़ें फिर से उभरती है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन सभी लोग जो शराब छोड़ते हैं, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछता हूँ कि पहले के जीवन और अब के जीवन में क्या अंतर है। सभी लोग एक ही जवाब देते हैं अपने अपने शब्दों में। वो यही कहते हैं कि पहले का जीवन अत्यंत कष्टमय था, वह कोई जीवन नहीं था। जीवन वास्तव में अब का जीवन है, यह सुखमय है, शांति में है। यही कारण है कि मैं हर उस इंसान से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शराब छोड़ने का मन बना लिया है तो आपको हर्षित होने की ज़रूरत है, उत्साहित होने की ज़रूरत है। आप एक शत्रु को छोड़ रहे हैं, आगे एक श्रेष्ठ और सुखमय जीवन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप बड़ी आसानी से शराब छोड़ सकते हैं। ज़रूरत है तो सही चीज़ों को समझने की, सही तरीके का इस्तेमाल करने की। इसीलिए आप इन तीनों एपिसोड को ध्यान से समझिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। हर चीज़ संभव है, ज़रूरत होती है तो सही जानकारी और इच्छा शक्ति की। फिर आप चाहें तो मुझे लिख भी सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। पर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास समय का अभाव रहता है। फिर भी खाली समय में मैं आपको कॉल करने की कोशिश करूंगा, हर संभव कोशिश करूंगा। आज के एपिसोड के लिए तो इतना ही है, पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज के लोगों की दुर्गति का कारण क्या है? जैसे शराब आदि व्यसनों का एडिक्ट हो जाना, घर में कलह क्लेश होना, अवगुणी संतान होना, बुजुर्गों की दुर्गति होना, कारण क्या है? इसका एक प्रमुख कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि आज़ादी के बाद बनाया गया था। आज के समय में आदमी जितना इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ता है, उसमें तकरीबन 90% उसके जीवन में कोई काम नहीं आता है। न जाने क्या क्या पढ़ा देते हैं ये, पर वो कभी इन 70 सालों में उन चीज़ों को नहीं पढ़ाया, आज तक नहीं पढ़ाया, जिसको पढ़ने से मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता हो। जैसे शराब की ही चर्चा हो रही है, तो क्या एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता था जिसमें इस प्रकार की चीज़ों का विवरण हो, जिसमें बच्चों को बताया जाता कि शराब मनुष्य को कैसे दुर्गति करता है, बर्बाद करता है, शराब कितना बुरा चीज़ है। और यह तो जग जाहिर बात है। क्या स्कूलों में संस्कार के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता था? काम मतलब सेक्स की सच्चाई के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता था? इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा सकता था जो मनुष्य का चरित्र का निर्माण करता हो, एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाता हो। पर ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। अगर ऐसा हो जाता तो आज देश की ज़्यादातर समस्या नहीं होती। इस देश में चरित्रवान, कर्मठ, योग्य लोगों की भरमार होती। पर इन शिक्षा पद्धति का निर्माण करने वाले लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण है, ये लोग सनातन द्रोही थे। सनातन द्रोही मतलब जैसे हरि से द्रोह करने वाला, जैसे कंस, रावण, हिरण्यकशिपु हरिद्रोही हुए, वैसे ही सनातन से द्रोह करने वाले लोग सनातन द्रोही हुए। इनमें से ज़्यादातर लोग, जिन लोगों ने ये शिक्षा पद्धति बनाई, उनमें से ज़्यादातर लोग बूढ़े हैं,
या तो वे मर चुके हैं, नरकवासी हो गए हैं। पर इन लोगों ने, इन कुकर्मियों ने आपका, हमारा बड़ा नुकसान कर दिया है। और मेरा आपको ये समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमें कम से कम इस बात को समझना ज़रूर चाहिए, अपने दिमाग में इस बात को रखना ज़रूर चाहिए कि हमारी बर्बादी का वास्तविक कारण कौन है। तो आज के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। राम जी से मैं यही कामना करता हूँ। जय श्री राम।